नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में हो रहे बड़े प्रदर्शन को, जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट पर फिर भड़के धनखड़, बात करेंगे मुंबई जैन समाज ने क्यों दी चेतावनी, जानेंगे क्या चाचा भतीजे की एकता से बदलेगी महाराष्ट्र से दिल्ली तक की सियासत, बात करेंगे क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ होगा एक्शन, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे वन इलेक्शन वन नेशन पर बैठक की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 33 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला, विशाल सिंह को बनाया गया सूचना निर्देशक। शराबबंदी वाले बिहार राज्य के रोहतास में रस्म शुरू होने से पहले मंडप में दोस्त के साथ शराब की बोतल लेकर बैठ गया दूल्हा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी भी हुई जारी। बांसुरी स्वराज का प्रियंका गांधी को जवाब, नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर जेपीसी की बैठक में पहुंची। मेरठ में सोमवार को हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी और जलकर राख हो गई कई बीघा गेहूं की फसल। रामदेव के शराब जिहाद वाले बयान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया अक्षम्य और अविश्वसनीय, 5 दिनों में वीडियो हटाने का दिया आदेश। जयपुर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा और बच्चों संग देखा आमेर किला और हवा महल। महाराष्ट्र के नासिक जिले के बोरी चिवाड़ी गांव में पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, 5 किलोमीटर हर रोज का सफर। गुजरात में एशियाई शेरों की गिनती की हो रही है तैयारी, हाईटेक तकनीक से लगाया जाएगा अनुमान। पटना से इंदौर लौट रही थी बारात, वाहन 10 फीट गहरी खाई में गिरा, 6 की मौत, दूल्हा और दुल्हन घायल। 5 साल बाद फिर शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर की यात्रा, 30 जून 2025 से होगी शुरू। 2030 तक सेवा से बाहर होगा Mi-35, स्वदेशी प्रचंड संभालेगा चीन पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़े प्रोटेस्ट तहज्जुब-ए-औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बता दें, AIMPLB के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी, महासचिव अब्दुल रहीम मुजहिदी, हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदतुल्लाह हुसैनी समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत कर रहे हैं। वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने एक नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमाते इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। महाराष्ट्र में 27 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है, जिसके तहत देश भर में मुस्लिम समाज के लोग रात को 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे। 1 मई को जमशेदपुर में मुस्लिम संगठन इस आंदोलन में उतरेंगे, तो वहीं वक्फ कानून को लेकर 3 मई और 4 मई को देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। वहीं 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बचाओ कार्यक्रम में लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक नए संबोधन में कहा है कि संविधान के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान क्या होगा इसे अंतिम रूप से तय करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि ही होंगे और इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम संस्था है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से नागरिक सर्वोच्च हैं, हर किसी की अपनी भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर संविधान कोर्ट की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की प्रस्तावना को लेकर व्याख्याओं में असंगति पर सवाल उठाया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बता दें कि दूसरे मामले में उसने कहा कि यह संविधान का हिस्सा है। बता दें कि गोलकनाथ केस में संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधित या समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि संसद को मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि ईश्वरानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन ये संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना में संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों का सार शामिल है। उपराष्ट्रपति ने देश में आपातकाल का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 25 जून 1975 हमारे लोकतंत्र का काला दिवस था। इस दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने 9 उच्च न्यायालयों की सलाह की अवहेलना की थी। मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के 3 दिन बाद भी जैन समुदाय के लोगों की नाराजगी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीएमसी की कार्यवाही के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है। इस बीच विले पार्ले जैन मंदिर के कुछ हिस्सों को 16 अप्रैल को तोड़े जाने के लेकर जैन समाज के लोगों ने बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की। बीएमसी के अफसरों से बातचीत के दौरान जैन समुदाय के लोगों ने निगम से तोड़े गए हिस्से का नए सिरे से बनवाने की मांग की है। दूसरी तरफ मुंबई म्यूनिसिपल इंजीनियर्स यूनियन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी को लिखे पत्र में प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसके तहत सहायक म्यूनिसिपल कमिश्नर नवनाथ को ईस्ट वार्ड से स्थानांतरित कर दिया गया। बता दें कि सहायक म्यूनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाटगे की देखरेख में ही जैन मंदिर को तोड़ा गया था। दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह के हवाले से कहा है कि बीएमसी के विधि विभाग ने अगस्त 2013 के प्रस्ताव में मंदिर के तोड़े गए ढांचे को वैध करार दिया था। विधि विभाग के प्रस्तावों में कहा गया है कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन यानी MRTP अधिनियम के अनुसार 1962 से पहले के अस्तित्व वाले ढांचे के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर रोक है। ऐसे में जैन मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अनिल शाह ने कहा कि मंदिर 1962 से ही वहां है और शहर के सर्वेक्षण प्लान में भी इसकी मौजूदगी को स्वीकार किया गया है। इसीलिए हमने नगर निगम अधिकारियों के सामने मांग रखी है कि ध्वस्त किए गए हिस्से का पुनर्निर्माण कराया जाए। इस मसले को जैन समाज अल्पसंख्यक आयोग के सामने भी उठाएगा। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक जैन सोसाइटी है। सोसाइटी के भीतर 3 दशक पहले जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। सोसाइटी के बाहर ही राधा कृष्णा नाम का एक होटल है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले होटल मालिक ने उनके मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत कर कहा था कि जैन मंदिर का निर्माण अवैध है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई दे रही है। ठाकरे बंधुओं के बीच सुलह समझौते की पटकथा लिखी जा रही है, तो वहीं पवार परिवार में भी एकता की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद एक साथ आने के संकेत दिए हैं, तो वहीं पवार परिवार में चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच लगातार 3 मुलाकातें हो चुकी है। ऐसे में शरद की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने भी पवार परिवार की एकता को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सीखने वाले डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 2.25 साल पहले अपनी सियासी राह अलग चुन ली थी। शरद पवार के हाथों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी छीन ली और फिर बीजेपी के साथ हाथ भी मिला लिया था। इन दिनों चाचा भतीजे के बीच फिर से मेल जोल बढ़ रहा है और हाल ही में दोनों दिग्गजों के बीच 3 मुलाकातें हो चुकी है।
फिलहाल अजीत पवार एनडीए में है और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ है। शरद अजीत पवार की मुलाकातों से कयासों का दौर शुरू हो गया है और सवाल उठ रहा है कि पवार परिवार क्या फिर से एक हो पाएगा। ये सवाल सिर्फ पवार फैमिली का नहीं बल्कि देश भर के लोग सोचते हैं। चाचा भतीजे अगर फिर से एक होते हैं तो उसका सियासी असर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार परिवार कभी अलग ही नहीं हुआ था। सभी भाई बहन हमारे पूर्वजों के सिखाए मूल्यों के साथ पले बड़े हैं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमने उससे अपने निजी संबंधों को प्रभावित नहीं होने दिया। अजीत की ओर से शरद पवार पर नरम रुख अपनाने के सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर दादा नरम हो गए हैं तो सभी ने इसका स्वागत किया। ऐसे में दोनों धड़ों के एक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला लेकिन शरद पवार और अजीत पवार जो भी निर्णय लेंगे उसे स्वीकार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। सांसद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने को लेकर अटॉर्नी जनरल की मंजूरी मांगी गई है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला मेंशन किया गया है। कोर्ट इस सुनवाई करने को राजी हो गया है और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। वकील ने बेंच से बताया कि निशिकांत ने दावा करते हुए कहा था कि सीजेआई देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। उनके बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शीर्ष अदालत के लिए अपमानजनक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जस्टिस गवई ने सवाल किया कि क्या आप अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। वकील जिन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है उन्होंने कहा कि सरकार सांसद दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वकील ने बताया कि उनके एक सहयोगी ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी को उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते मामले को सुनेंगे। वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन को भी मेंशन किया। वकील मिश्रा ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी वायरल है कि सीजेआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इस पर अटॉर्नी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक से पहले समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि लोगों की राय जानने के लिए समिति पूरे देश का दौरा करेगी। इसकी शुरुआत अगले महीने महाराष्ट्र से होगी। समिति फिर अन्य राज्यों का दौरा करेगी। बता दें ONOE से जुड़ी वेबसाइट की लॉन्चिंग पर कहा कि इससे सभी पक्षों की राय जानने में मदद मिलेगी। वन इलेक्शन वन नेशन पर आज मंगलवार को जेपीसी की बैठक दिल्ली में हो रही है। जेपीसी की ओर से राज्यों के दौरे पर बारे में पीपी चौधरी ने कहा है कि समिति का ये मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उन सभी की राय सुननी चाहिए। यही वजह है कि ये दौरा आयोजित किया जा रहा है। 17 मई से सबसे पहले महाराष्ट्र को कवर कर लिया जाएगा, फिर उत्तराखंड को कवर किया जाएगा। इसके बाद जून में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ को अलग अलग कैटेगरी के तहत कवर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के दौरे के दौरान सभी पक्षों की बात भी सुनी जाएगी, चाहे वह सेलिब्रिटी हो, खिलाड़ी हो या कोई और, ताकि देश के लोगों के विचार जाने जा सके। इससे ये भी पता चलेगा कि क्या ये देश के लिए फायदेमंद है। वन नेशन वन इलेक्शन बैठक के बारे में जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि आज की इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ जस्टिस SN झा, डॉक्टर BS चौहान और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी बातचीत के लिए मौजूद हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, हर किसी की अपनी राय होती है। संसदीय समिति में भी लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी सदस्य इस पर राजी होंगे, क्योंकि सभी नेता देश के लिए सोचते हैं और देश के हित के लिए इस पर सहमत होंगे। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।